वैश्विक स्तर पर हिंदी में अनुवाद, संभावनाएं और चुनौतियां, ये सत्र का विषय है। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे बीच जो लोग उपस्थित हैं वो हिंदी के ही रचनाकार हैं मूलतः। और रीता जी, टीपी बिहारी जी यहीं मॉन्शस से हैं, जितेंद्र श्रीवास्तव जी और कमल जी हिंदुस्तान से हैं, सोन जी दक्षिण कोरिया से हैं, तो सरभू जी रसिया हैं। अनुवाद एक ऐसा उपक्रम है, साहित्य की एक ऐसी विधा है, जिसे कहें विधा ही कहेंगे, जिसकी मार्फत दो विभिन्न परिवेश की भाषाएं एक दूसरे के परस्पर बैठती हैं। दो भाषाओं के माध्यम से वस्तुतः दो संस्कृतियां आदान प्रदान होती हैं। हिंदी में जो वैश्विक स्तर पर अनुवाद की जो स्थिति है, जिसे आप देखें तो काफ़ी समृद्ध परंपरा है और शुरू से ही दूसरी भाषाओं से हिंदी में चीज़ें अनुदित होती हुई आई हैं। इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि उसी गति से हिंदी की चीज़ें, हिंदी की कविताएं, हिंदी की रचनाएं दूसरी भाषाओं में उसी गति से अनुदित होकर नहीं जाती हैं। यह भी एक स्थिति है, यह भी एक चुनौती है। इन्हीं अनुवाद के विभिन्न पहलुओं पे हम रूबरू होंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं सोन यू से, जो दक्षिण कोरिया से हैं। दक्षिण कोरिया से तो हैं, इनकी उच्चतर पढ़ाई लिखाई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से हुई है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इनका क्लासमेट था। तो बहुत दिनों बाद हम यहाँ इस मंच पर एकाएक हमने देखा एक दूसरे को। तो मैंने पूछा तुम यहाँ कैसे, तो उसने पूछा तुम यहाँ कैसे, तो हम यहाँ यूँ ऐसे। सोन जी आपसे आकर आप अपनी बात रखें। नमस्ते, मेरा नाम सोन जनू है, मैं दक्षिण कोरिया से आई हूँ। पता नहीं यहाँ पे बोलने के लिए कितना समय दिया जाता है, तो शायद मैं अभी मेरी बात मैं शुरू कर लेती हूँ कि मेरा विषय है हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक तत्वों का अनुवाद। और जब मैं एमफिल में अपना लघु प्रबंध लिख रही थी, तब मैंने एक कोरियाई नाटक को हिंदी में अनुदित किया। यह कोरियाई भाषा से हिंदी में किया गया मेरा पहला अनुवाद था, जो पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पाया। उसके बाद विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए एक कक्षा रखी थी, जिसमें मैंने हिंदी कहानियों को पढ़ाया और उसी के सिलसिले में कुछ हिंदी कहानियों का अनुवाद किया। हिंदी कहानियों का अनुवाद करते समय कई चुनौतियों का सामना पड़ रहा था। मैं अपने अनुभव को आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन 1980 के दशक के उत्तरार्धी में अनुवाद अध्ययन में अनुवाद की चर्चा पाठ के बजाय एक सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्य के रूप में की जाने लगी। सांस्कृतिक रूपांतरण की अवधारणा के उभरने से पहले भी जब अनुवाद पर भाषाई चर्चाएं सक्रिय थी, सांस्कृतिक तत्वों का अनुवाद प्रमुख मुद्दों में से एक था। क्योंकि भाषा संस्कृति में अंतर्निहित है, इसलिए यह अवश्यंभावी है कि बहुजातीय संस्कृति के कारण अनुवाद अत्यंत कठिन या लगभग असंभव हो। हालांकि भाषा और संस्कृति को अलग नहीं किया गया, फिर भी यह माना गया कि यदि स्रोत भाषा यानी ओरिजिन जो लैंग्वेज है और संस्कृति लक्ष्य भाषा जो टारगेट लैंग्वेज है, जो जैसे अनुवाद करना है, में कम प्रसिद्ध हो, अनुवाद की कठिनाई बढ़ जाती है। बाद में सांस्कृतिक अनुवाद एक भाषा की समस्या से सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के ढांचे के भीतर पाठ के विश्लेषण और अनुवाद की समस्या में तब्दील हो गया है। तो अनुवाद करते समय हर अनुवादक अपने अपने नियमों के अनुसार अनुवाद की समस्या का हल निकालते हैं, जो सांस्कृतिक तत्वों को किस विधि के माध्यम से अनुवाद किया जाए, विदेशीकरण में किया जाए या घरेलूकरण। विदेशीकरण माने फॉरेनाइजेशन या घरेलूकरण डोमेस्टिकेशन। अनुवाद के विदेशीकरण का नुकसान यह है
कि लक्ष्य पाठ के पाठकों के लिए इसे समझना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसका लाभ स्रोत संस्कृति को वैसे ही व्यक्त करता है और इसका महत्व इसमें पाया जा सकता है कि लक्ष्य भाषा और संस्कृति समुद्री हो जाती है। दूसरी ओर अनुवाद के घरेलूकरण का लाभ यह है कि यह स्रोत संस्कृति को उसी तरह व्यक्त करता है जैसी वो है। यद्यपि पाठकों के लिए लक्ष्य पाठ को समझना आसान है, लेकिन इसका नुकसान यह है यह स्रोत भाषा और संस्कृति को सटीक रूप से व्यक्त नहीं करता। दूसरी ओर अनुवाद का घरेलूकरण पाठकों के लिए विदेशीकरण की तुलना में लक्ष्य पाठ को समझना आसान बनता है, लेकिन स्रोत भाषा और स्रोत संस्कृति को सटीक रूप से व्यक्त नहीं करने का नुकसान भी होता है। इसके अलावा कोरिया में अल्पज्ञात भाषाओं और संस्कृतियों के मामले में, जैसे कि हिंदी इसमें आ जाता है, तो जब उन्हें अनुवाद के माध्यम से कोरियाई संस्कृति में प्रेषित किया जाता है तो कोरियाई पाठकों के ज्ञान में पहले से मौजूद संदर्भ का उपयोग करके उसकी समाज में सहायता करने से संचार की सुविधा मिलती है। वही दूसरी ओर यदि अनुवाद के लिए एक दृष्टिकोण जारी लाते हैं तो अल्पज्ञात भारतीय संस्कृति हमेशा अपरिचित बनी रहेगी। बैठो, मैं निकल दूँ। ये सांस्कृतिक तत्वों को उचित संज्ञाओं जिसमें व्यक्तिगत नाम, स्थान के नाम, भवन के नाम, संगठन के नाम आदि शामिल है और विशिष्ट संस्कृति के संबंधित शब्दावली इसमें भोजन और कपड़े, आश्रय क्षेत्र, सामाजिक रीति रिवाज आदि शामिल है और विशिष्ट घटनाओं के संबंधित जो शब्दावली है और मुहावरे, कहावतें आदि भी है और वजन और माप की इकाइयाँ मुद्रा, दूरी और ऊंचाई, वजन आदि और भाषा के उपयोग के रूढ़ियों से व्युत्पत्ति अभिव्यक्तियाँ हैं, सामाजिक स्थिति और पद और प्रशासनिक जिला इकाइयाँ उसमें आ जाता है और स्कूल और खेल में संबंधित जो शब्दावली है और अब भाषा में जो वर्गित किया जा सकता है। सांस्कृतिक शब्दावली अनुवाद में अनुवादकों के सामने यह चुनौतियाँ हैं संस्कृति विशिष्ट शब्दावली का अनुवाद करना है जो स्रोत भाषा में तो मौजूद है लेकिन लक्ष्य भाषा में नहीं है। उदाहरण के लिए अमरकांत जी की कहानी दोपहर का भोजन से कुछ वाक्य लिए गए हैं। इसमें ये वाक्य है कि खाली पानी उसके कलेजे में गया और हैरान कहकर वो जमीन पर लेट गई। मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। ये तो वाक्य है। इसमें हैरान कहने और राम का नाम लेने का एक विशेष संदर्भ है और भारतीय सामाजिक संदर्भ में लगभग सभी को इसका अर्थ मालूम है। हालांकि उन देशों में जहां पाठक सामान्य भारतीय संस्कृति से परिचित ना हो, राम नाम के मर्म को एक ही वाक्य में समझना मुश्किल होगा। तब हाय राम का नाम लेने के अर्थ को हर प्रसंग में अलग अलग समझाना होगा। एक और उदाहरण है विसिम सहानी जी की कहानी छिप की दावत से लिया गया है। और बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है, भगवान का नाम लूँगी, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तो हरिद्वार भारतीय संदर्भ में सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, यह भारतीय समाज का एक विशिष्ट प्रतीक है। साहित्य में और आम जीवन में हरिद्वार की बात जब आती है तब आती है जब बूढ़े बुजुर्ग अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए परिवारजनों से मोक्ष यात्रा पर भेजने को कहते हैं। इसलिए इसका अनुवाद करने में कठिनाई होती है। हाय राम और हरिद्वार भेजना आदि इन वाक्यों को जैसे अनुवाद नहीं कर सकते। इस अर्थ को समझाने के लिए
वाक्य लंबा हो जाएगा या तो फुटनोट का सहारा लेना पड़ेगा। मगर पाठक कहानी या उपन्यास जैसे साहित्यिक कृतियों को पढ़ते समय कितना फुटनोट पढ़ लेंगे। अनुवादक जितना भी कोशिश कर ले, यदि वाक्यों के अर्थ को समझने के लिए बार बार फुटनोट का सहारा लेना पड़े तो पाठकों को पढ़ने में कोई मजा नहीं आएगा और इसमें बार बार रुकावट आ जाएगी। साहित्यिक अनुवाद का अंतिम लक्ष्य मूल रचना के सौंदर्य, प्रभाव और भावना को किसी अन्य भाषा में विशिष्ट रूप से पुनः उत्पादित करना है, ताकि मूल रचना के पाठकों द्वारा महसूस की गई साहित्यिक भावना को अन्य भाषा समूह के पाठकों तक सर्वाधिक समान रूप में पहुंचाया जा सके। साहित्य केवल भाषाओं की सूची नहीं है, इसलिए अनुवादकों के पास पाठ के निहित अर्थ को पूरी तरह से समझने के लिए सांस्कृतिक ज्ञान होना आवश्यक है। कोरियाई हिंदी और हिंदी कोरियाई अनुवाद के मामले में त्रुटियों को केवल तभी कम किया जा सकता है जब अनुवादक को कोरियाई भाषा की संस्कृति और हिंदी भाषा की संस्कृति दोनों की पर्याप्त समझ हो। कोरिया में बहुत मशहूर कोई तीन चार उपन्यास हिंदी में मौजूद है, मगर वे उपन्यास कोरिया मूल भाषा से सीधे हिंदी में अनुदित नहीं किए गए। अंग्रेजी में अनुदित कृतियों से हिंदी में अनुवाद किया गया है। कोरिया में हिंदी साहित्य का अनुवाद जितना नहीं हो पाया उतना जापान या रूस और चीन में हुआ। तो इसलिए हिंदी साहित्य को कोरिया में परिचित करवाने के लिए एक विशिष्ट परियोजना की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हिंदी साहित्य को कोरियाई पाठकों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए भारत के किसी संस्थान या संगठन की सहायता मिल जाए तो हिम्मत जुटाना संभव होगा। मॉरिशस में आप सबके बीच विश्वविलांग के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं विश्वविलांग की बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जी। वस्तुतः चीज़ें जो हैं स्पष्ट होकर आई हैं सोनिया की वक्तव्य में, और उसका अंतिम उन्होंने जब कहा कि अनुवाद, अभी दरअसल यह पूरे वैश्विक परिस्थिति पे उनकी टिप्पणी थी कि अनुवाद जब भी व्यक्तिगत प्रयासों से होता है तो उसकी एक सीमा होती है, लेकिन जब उसके साथ एक कोई संस्था और संस्थागत प्रयास जुड़ जाए तो वो एक मिशन के तौर पे किया जा सकता है। खासकर जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी तो बहुत ही उदार भाषा है और उसमें हिंदी की अन्य भाषाओं की रचनाएं जो हैं हिंदी में बहुत पढ़ने को मिल जाती हैं। प्रायः हर पत्रिका के हर अंक में अनुदित सामग्री का होना एक तरह का एक रिवाज, एक प्रथा बन गई। लेकिन उसी गति से हिंदी की चीज़ें अंग्रेजी में नहीं जाती या अन्य भाषाओं में नहीं जाती, यहाँ तक कि अन्य भारतीय भाषाओं में भी नहीं जाती। तो यह हमें प्रयास जो है दोहरे स्तर पर करना होगा और उसकी निश्चित रूप से उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ चुनौतियां होती हैं। जैसे कि इस सत्र की भी अपनी सीमा है और चुनौती है कि कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। अच्छी बातें होती हैं और रोकने का मन नहीं करता है, और आप नहीं, मैं वक्ताओं से कह रहा हूँ कि आप नहीं समझ सकते हैं कि मुझे कितना कष्ट होता है एक पर्ची थमाने में, लेकिन आप ध्यान रखें और यह नौबत ना आए। मैं तनुजा बिहारी जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने वक्तव्य रखें और संक्षेप में रखें। तनुजा जी मॉरिशस रही हैं। मंचासीन इस सत्र के अध्यक्ष श्री अरुण कमल जी, संचालक महोदय जो बहुत अच्छी तरह से संचालन कर रहे हैं, आपने समय नहीं बताया कितना समय है मेरे पास, तो श्री कुणाल सिंह जी, मेरे साथ मंच साझा करने वाले समस्त विद्वज्जन और सभागार में उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा सादर नमन। विश्व रंग के सभी आयोजकों एवं विभिन्न देशों से आए प्रतिभागियों का हमारे इस छोटे भारत में स्वागत है। हालांकि आपका स्वागत 3 दिनों से होता ही रहा है, मैं विशेष स्वागत कर रही हूँ आपका। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं संक्षिप्त पर ढंग से अपने आलेख के कुछ मूल बिंदुओं
को आपके समक्ष रख पाऊँ। मैंने विषय लिया है मॉरिशस के संदर्भ में हिंदी अनुवाद की समकालीन सीमाएं, संभावनाएं एवं चुनौतियां। मेरे आलेख के प्रथम पक्ष में मैं मॉरिशस में हिंदी अनुवाद की स्थिति पर प्रकाश डालना चाहूँगी। भारत से इतर मॉरिशस ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी साहित्य विस्तृत रूप से पुष्पित व पल्लवित हुआ और हो रहा है, और हिंदी साहित्य जगत में अपना नाम अंकित कर चुका है। मॉरिशस की जनता मूलतः एक त्रैभाषिक वातावरण में अपने दैनिक कार्य संपन्न करती है। यहाँ पर हिंदी भाषी यद्यपि इस भाषा के प्रति आसक्त हैं, फिर भी वे समानांतर रूप में अंग्रेजी, फ्रेंच, भोजपुरी या क्रियोली को भी पढ़ व समझ सकते हैं। वस्तुतः यहाँ पर अंग्रेजी व फ्रेंच के हिंदी अनुवाद के अभाव का आभास बिरले ही होता है, परंतु प्रशंसनीय बात यह है कि हिंदी साहित्य का अंग्रेजी व फ्रेंच में अनुवाद की मांग व प्रवृत्ति अवश्य है। जैसे कि अभिमन्यु अनत्कृत एक बीघा प्यार का फ्रेंच अनुवाद श्री किशन बधु द्वारा लुक्युल्ट जुसल नाम से हुआ। हिंदी में अनुवाद की बात करें तो व्यक्तिगत रूप के आधार पर कुछ गिने चुने अनुवाद ही मिलेंगे, ये हमारा दुर्भाग्य है। जैसे कि कल्पना लाल जी द्वारा बेर्नार्ड de Saint-Pierre कृत पोलिवर्जिनी का हिंदी अनुवाद हुआ है। साथ ही देश की पत्रिकाओं में समय समय पर हिंदी में अनुदित अंग्रेजी और फ्रेंच के लेख, काव्य आदि का प्रकाशन होता रहा है। पर यह बात अवश्य है कि इस बहुभाषी टापू में अनुवाद का एक खुला क्षितिज है, पर आवश्यकता एक ऐसे समर्पित केंद्र की है। मैं शायद श्री कुणाल जी की बात से दोबारा सहमत होते हुए मैं इस पर प्रकाश डाल रही हूँ कि ऐसे समर्पित केंद्र की आवश्यकता है जिससे यहाँ के प्रबुद्ध लेखकों जैसे आर्चर de Robiliard, माल्कम de Chazal, पास्टिब सिंधयाल, एमिली मोरिस, आनंदा देवी आदि और क्यों नहीं विश्व के अन्य लेखकों के साहित्य के हिंदी अनुवाद की प्रक्रिया का प्रवर्तन हो। महात्मा गांधी संस्थान में कुछ समय से इस केंद्र को स्थापित करने की चर्चा होती आई है, किंतु दुर्भाग्यवश यह मात्र चर्चा की परिधि तक ही सीमित रही और ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली दूर है। पूरी आशा है कि इस ओर भारतीय विशेषज्ञता प्राप्त हो और यह योजना साकार हो। मेरे वक्तव्य का दूसरा अंश मूलतः तकनीकी है, जहाँ पर मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगी, क्योंकि अनुवाद की अगर बात होती है तो उसके सिद्धांतों, उसकी अवधारणाओं को समझना और उसकी चुनौतियों को समझ पाना आवश्यक है। तो वैश्विक पटल पर अनुवाद के उद्भव एवं विकास के अवलोकन पर एक तथ्य अवश्य सामने आता है कि प्रत्येक काल के अनुवाद के महत्व एवं उपयोगिता का आभास तत्कालीन सभ्यता की आवश्यकता एवं प्रवृत्ति अनुसार होता है। वस्तुतः अनुवाद के आदिम काल, सुमेरियन काल, अक्काडियन, बेबीलोनियन, मिस्र, यूनानी या विशेष रूप से रोमन सभ्यता में दुभाषी की भूमिका उस समय की आवश्यकता को ही पूर्ण करती है। इससे अनुवाद एवं अनुवादक के दायित्व एवं चुनौतियों का ज्ञात होता है। The art of the translator for Horace and Cicero then consisted in judicious interpretation. स्पष्ट है कि प्राचीन रोमन कवि एवं दार्शनिक होरेस और सिसेरो का मानना है, और वो इस बात पर अडिग रहे कि स्रोत भाषा सामग्री को लक्ष्य भाषा के विवेकपूर्ण रूपांतरण में अनुवादक की कला निहित होती है, और यह मूलतः अभिप्रेत के अनुवाद पर आधारित है, न कि शब्दानुवाद पर। इस प्रकार प्रारंभिक काल के विद्वानों द्वारा अनुवादक के लिए जो अपेक्षित गुण रेखांकित हुए हैं विवेकपूर्ण रूपांतरण की क्षमता एवं कला। अनुवाद के विकास के अंतर्गत अन्य सिद्धांत एवं अवधारणाएं भी आई, जिसमें नाइडा, टेबर, कैटफोर्ड आदि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा भाषागत एवं शैलीगत अनुवाद एवं समतुल्यता की चर्चा हुई। सारे रूप में कहें तो अनुवाद में भाषागत एवं शैलीगत समतुल्यता के साथ साथ स्रोत भाषा के लक्ष्य भाषा तक विवेकपूर्ण स्थानापन्न की अनिवार्यता है। यदि इस पर काम न हो तो हम कहीं न कहीं चूक जाएंगे। तो यदि इन तथ्यों पर ध्यान दिया जाए
तो हमारे हिंदी अनुवाद के व्योम को समृद्ध करने वाले उपनिषद, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, बाइबल, यहाँ तक कि गुरुदेव टैगोर की गीतांजलि जैसे अनुवाद की सफलता में समकक्ष और समतुल्य भाषा एवं शैली के अतिरिक्त अनुवादक की मेधा शक्ति अप्रतिम भूमिका निभाती है। यहाँ बात करें मिकाइल पोपोविच की, जहाँ पर वे अनुवाद प्रक्रिया के सोपानों की चर्चा करते हैं और वे मानते हैं कि अनुवादक को दो भाषाओं एवं दो संस्कृतियों का मध्यस्थ मॉडरेटर बन के चलना पड़ता है। तो समस्या ये होती है कि जब हम आधुनिक काल की बात करें तो अनुवादक के दायित्व एवं अनुवाद प्रक्रिया या फिर अनुवाद कर्म की चुनौतियों के लिए अवधारणाएं व सिद्धांतों की परिकल्पना की गई है। उस काल में निस्संदेह इन विद्वानों ने कृत्रिम मेधा शक्ति की यांत्रिक शक्ति का अनुमान नहीं लगाया होगा, लेकिन हमारी चुनौती यह है कृत्रिम मेधा के सामने हम अनुवाद को कैसे आगे बढ़ाएं। इसलिए संभवतः वर्तमान अनुवाद कृत्रिम मेधा पर कहाँ तक निर्भर हो सकता है, उसकी सीमा निश्चित रूप से निर्धारित करनी पड़ेगी। अनुवाद का एक विस्तृत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा, साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीति, व्यापार, विज्ञान आदि कई क्षेत्र अनुवाद के लिए खुले हैं। संप्रति लगभग इन सभी क्षेत्रों में प्राप्त ज्ञान की अनुवाद की क्षमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं नूतन जो जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें है, किंतु ये कहाँ तक प्रासंगिक है, बोधगम्य एवं सारगर्भित है, यह विवेचनीय है। आरंभिक सत्र में आपको याद होगा कि श्री चौबे जी ने और श्री सहस्रबुद्धे जी ने एक चर्चा की थी, जहाँ पर हमारे एक सहभागी ने प्रश्न पूछा था कि कंट्रैक्ट शब्द के लिए ठेके या ठेका शब्द कहाँ तक सटीक है। तो यही बात मैंने थोड़ा सा चैट जीपीटी का प्रयोग करके देखा। मैं एक ही वाक्य का अनुवाद करके, मुझे लगता है समय अगर है मेरे पास तो मैं बाकी उदाहरण भी आपको देना चाहूँगी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होगा। आप जब चैट जीपीटी का प्रयोग करके अनुवाद करते हैं, आप ध्यान नहीं देते होंगे कि ये चीज़ें समतुल्य है या नहीं। तो एक उदाहरण मैंने लिया, मैंने हाल के टाइम्स ऑफ इंडिया से यह वाक्य लिया है कि द इंडियन मेंस हॉकी टीम क्लिंच्ड सेकंड सक्सेसिव ब्रॉन्ज मेडल इन द ओलंपिक गेम्स। इसका हिंदी अनुवाद देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में अपना दूसरा लगातार कांस्य पदक जीता। यहाँ पर पूर्णतया यांत्रिक अनुवाद हुआ है, जिससे अभिप्रेत स्पष्ट हुआ है। एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया है, संभवतः इससे बेहतर वाक्य संरचना हो सकती थी, परंतु हमें अवश्य मानना होगा कि यहाँ पर अर्थबोध में विशेष बाधा नहीं आई है। लेकिन कुछ दूर जाते हैं, जहाँ पर हिंदी के सामान्य भाषिक व सांस्कृतिक प्रयोगों को देखें। एक लोकोक्ति लिया मैंने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और इसका अनुवाद मुझे इस प्रकार से मिला, What does a monkey know of the taste of ginger? मैंने तो ले लिया, मैंने नोट कर लिया, लेकिन हम संभवतः इसका सीधा सीधा प्रयोग न करें और इस लोकोक्ति को AI आगे समझाते हुए यह भी बताता है कि this proverb implies that someone who lacks experience of or understanding of something cannot appreciate its value or significance. इस प्रकार यह यांत्रिक अनुवाद कुछ हद तक उपयोगी और सटीक अवश्य है, लेकिन इसका सीधा सीधा प्रयोग हम कहाँ तक कर पाएंगे, ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगा रहा है। अब साहित्य के क्षेत्र में गुरुदेव टैगोर की एक मैं इसी से अंत करना चाहूँगी, एक अंग्रेजी कविता वेटिंग। हमने कल ही इस कविता को सुना, MGI के चेयरमैन सर सुना रहे थे, तो ये मैंने केवल चार प्रथम पंक्तियाँ ली है। So the song I came to sing remains unsung to this day. I have spent my days in stringing and unstringing my instrument. इसका हिंदी अनुवाद ChatGPT मुझे देता है, जिस गीत को मैं गाने आया वह आज तक अनगाया रहा। मैंने अपने दिन अपने वाद्य यंत्र को सजा और फिर से बिखेरने में बिताए। अब इसका
अनुवाद कहाँ तक सटीक हुआ है ये आप सोच लीजिए, लेकिन नेट पे इसी का एक रचनात्मक अनुवाद मुझे मिला, जहाँ पर अनुवादक और स्रोत सामग्री के बीच में मध्यस्थता हुई है। यहाँ गीत जो मैं गाने को हूँ आया, नहीं गीत मैं तो हूँ गा पाया। आज तलक स्वर ही साधा है मैंने, केवल कुछ गा लेना ही है चाहा। यहाँ पर एक रचनात्मक, अगर आप देखें, रचनात्मक झलक मिलती है इस अनुवाद में। और कृत्रिम मेधा, और इस बीच चाहे उन्होंने प्रयोग किया है या नहीं मैं नहीं जानती, यहाँ तक तो मुझे शोध में नहीं मिला। तो इस प्रकार के अनगिनत उदाहरण आप देख सकते हैं जहाँ पर साहित्यिक अनुवाद किए जाते हैं और अनुवाद के सिद्धांतों को पुनः देखने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं कि हम कैसे विवेकपूर्ण रूपांतरण करें। तो ये आवश्यक होता है। निष्कर्ष यही निकलता है कि मानवीय हस्तक्षेप का अभाव कुछ यांत्रिक अनुवादों में दिखाई पड़ता है। इस अभाव से कई जगह पर अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। इसीलिए कृत्रिम मेधा की अनगिनत लाभों को न भूलते हुए हमारा विशेष ध्यान उस चुनौती की ओर है कि हम कैसे एक विवेकपूर्ण रूपांतरण कर पाए। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि समानांतर रूप में यदि मानव विवेक का भी प्रयोग किया जाए और अनुवाद कार्य बोझिल न हो तो हमारे लिए हिंदी अनुवाद सुविधाजनक हो सकती है। आप सभी के मूल्यवान समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे यह मंच प्रदान करने के लिए विशेषकर विश्वरंग के आयोजक जनों को धन्यवाद। बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य था तनुजा जी का। अनुवाद, इन्होंने 2-3 बातें ऐसी कहीं जो रेखांकित की जानी चाहिए। एक तो ये कि अनुवाद के इतिहास की तरफ देखते हुए इन्होंने कहा कि जब जब जिन टेक्स्ट जिस टेक्स्ट की ज़रूरत होती है अनुवाद उसे ही प्राथमिकता देता है। दूसरा ये कि यांत्रिक अनुवाद के समय में हम जो रह रहे हैं वहाँ मानवीय मेधा की क्या भूमिका हो सकती है, और यह भूमिका दोधारी तलवार है। यह कई बार ऐसा नहीं होता कि मनुष्य अगर मशीन को हटा के मनुष्य को रख दें तो अनुवाद हमेशा ही उससे बेहतर ही होगा। कई बार तो मनुष्य जो है मशीन से भी बदतर अनुवाद कर देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मशीन की कोई मंशा नहीं होती, मनुष्य की हमेशा एक मंशा होती है, और वो मंशा तमाम तरह की चीज़ों द्वारा संचालित होती है, जैसे कि राजनीति, जैसे कि धर्म। आप देखिए कि धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद बहुत ज़्यादा हुए। आप देखिए कि राजनीति की वजह से चीज़ें किस तरह से बदलती हैं कि 92 के पहले रशियन साहित्य से भारतीय बाजार भरा पड़ा था, लेकिन 92 के बाद जैसे वो सिनेरियो बदला। आप देखिए कि आज एक नोबेल पुरस्कार 92 के बाद मिलने के बावजूद रशियन साहित्य में कंटेम्प्रेरी क्या लिखा जा रहा है, इस एक लेखक का नाम तक नहीं मालूम किसी को। आप आज भी तोलस्टॉय और से चल के गोर्की और हुआ तो बोरिस पास्टरनाक तक आते हैं, लेकिन आज के समय में रशियन साहित्य में क्या लिखा जा रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। अनुवाद की चीज़ें वहाँ से भी संचालित होती हैं। तो अनुवाद को जो हम एक मिशनरी एक्ट के रूप में देखते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए हटा के देखें तो अनुवाद इस समय की बहुत बड़ी नेसेसिटी है। और सौभाग्य से आज हमारे बीच भी थोड़ी देर के लिए सही आदरणीय संतोष चौबे जी आए हैं, दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं, और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक पुस्तक का लोकार्पण करूँगा। आप सभी जानते हैं कि E.F. शूमाकर पश्चिम के बहुत बड़े विचारक और गांधी से थोड़ी प्रभावित विचारक रहे हैं। उनकी बहुत अच्छी किताब आई है, गाइड फॉर परप्लेक्स, बहुत पहले की किताब है, लेकिन उसका इतना सुंदर अनुवाद किया है संतोष चौबे जी ने कि उसे पढ़ते हुए आपको मूल कृति का आनंद आएगा। तो अनुवाद में मनुष्य और मशीन का कितना संतुलन होना चाहिए, मशीन को कहाँ तक अपदस्थ किया जा सकता है, कहाँ तक, जैसे आज डिक्शनरी का उपयोग हम नहीं करते हैं, मशीन से ही करते हैं, तो मशीन का कितना उपयोग भी किया जाता है, इसका एक सुंदर नुमाइश
इस किताब में है। मैं आदरणीय मंच से आग्रह करूंगा कि इस किताब का लोकार्पण करें और इस अवसर पे चाहूँगा कि आदरणीय संतोष चौबे जी भी मंच पे शामिल हों। भ्रमित आदमी के लिए किताब E.F. शुमाकर द्वारा लिखित और संतोष चौबे जी द्वारा अनुवादित। आप सर बीच में आ जाए। पुस्तक के अनुवाद की प्रक्रिया से हम लोग बहुत करीबी से वाकिफ रहे और मूल कृति को लिखते समय जो लेखक हर्षित होता है उसी तरह से एक एक पैराग्राफ का अनुवाद करते हुए संतोष चौबे जी हमें सुनाते थे, पढ़ते थे और बड़े आनंदित होते थे कि देखो कैसा पीस बन पड़ा। आइसेक पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है पुस्तक। सभी साथियों की ओर से, आप सबकी ओर से संतोष चौबे जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। पहले भी उन्होंने अनुवाद किए हैं और अभूतपूर्व अनुवाद किए हैं। इस किताब का अनुवाद करना बहुत मुश्किल भी रहा होगा क्योंकि ये कुछ तकनीकी है। इतने आवाज तकनीकी का मशीन। अच्छा मशीन है। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ वो आदमी के लिए नहीं, मशीन के लिए बोल रहा हूँ। तो इस किताब का अनुवाद करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा और हम चाहते हैं कि संतोष चौबे जी थोड़ा सा अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें इस किताब के अनुवाद के जो। धन्यवाद अरुण जी। मैं तो कुछ बोलने के लिए नहीं आया था। मैं जानना चाह रहा था कि अनुवाद में जो बड़े लोग हैं यहाँ पर वो लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा अनुवाद नहीं किए हैं, मतलब मैं कहानियों का अनुवाद कर सकता था, लेकिन मैंने दर्शन और वैचारिकी से संबंधित आलेखों के ज़्यादा अनुवाद किए हैं। जैसे कि वॉल्टर बेंजामिन का मॉस्को डायरी मैंने किया, बहुत लोकप्रिय हुआ। टेरी गल्टन का मैंने अनुवाद किया है, उसका लेखक और प्रतिबद्धता के नाम से अनुवाद किया है। उस पर 4 चैप्टर्स थे। ऐसे ही अभी हाल में मैंने ब्रिक और लुकास की जो डिबेट रही द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, उसका अनुवाद किया। और कोविड के समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमें एक ऐसे विचार की ज़रूरत है जिस पे कि हम टिक सकें, और विचार धीरे धीरे छींचते जा रहे हैं, हमसे छूटते जा रहे हैं और लोगों को टिकने का जगह नहीं मिलती। तो इस किताब पे मैं 8-10 साल से बोलता आ रहा हूँ, मतलब मैं बोलता था, लेकिन कोविड के समय थोड़ा समय भी मिला तो उसका मैंने अनुवाद किया। इसमें मूल बात तो ये है कि ये किताब ही कठिन है। इसको पढ़ के और समझने से में ही टाइम लगता है। तो कम से कम 2 से 3 बार मैंने इस किताब को पहले पढ़ा, और क्योंकि मैं बोलता जाता था तो बोलते समय भी दिमाग साफ होता रहता है। तो किताब के भीतर घुसना पड़ता है, एक तो ये बात है। ऐसा सतही अनुवाद, मशीनी अनुवाद होता है, अभी एक हमारे बता रही थी, किताब के भीतर आपको घुसना पड़ता है। तो मैंने लोरका किया या उनके स्पेनिश अनुवाद किए, तो मैं स्पेन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। उसमें ऐसी बातें आती हैं कि महिलाएं बालकनी में खड़ी थीं और कोई सूखे नींबू के पत्ते से मैंडोलिन बजा रहा था। अभी भारतीय परिकल्पना बिल्कुल भी नहीं है। अभी हाल में जब स्पेन गया तो मैं समझ में आया, वेनेशिया में घूम रहा था और वो सारी चीज़ें कि महिलाएं कहाँ खड़ी होती होंगी और कहाँ पे वो मैंडोलिन बजता होगा। ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो हमें लोकेल का भी पहचान अच्छी तरह करनी चाहिए कि लिखा कहाँ गया है और वहाँ की क्या नृत्य कथाएँ हैं, क्या परंपराएँ हैं। और तीसरे, इसमें महात्मा बुद्ध और गांधी का बहुत जगह प्रयोग किया गया। तो एक्चुअली ये किताब मूलतः ये कहती है कि जीवन के 4 स्तर हैं, उन 4 स्तरों को पहचानने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे कि विज्ञान से जो पहचान सकते हैं वो
कुछ स्तरों के लिए अपर्याप्त है। अब यहाँ से दर्शन शुरू होता है, यहाँ से ध्यान शुरू होता है, यहाँ से अद्भुत किताब है। पहले ही इसका पीस मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जी, नहीं ये किताब इस तरह से ये जीवन के 4 स्तरों के बारे में बताती है, फिर ज्ञान के 4 क्षेत्रों के बारे में बताती है, और ये कहती है कि अपने दार्शनिक मानचित्रों को बदलने की जरूरत है। अब सोचिए, ये बात ही कम्युनिकेट नहीं होती कि दार्शनिक मानचित्र क्या थे हमारे पास में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अरुण जी की ये, हम जब भागवत कथा पढ़ते हैं तो भागवत कथा में इससे मिलते जुलते बहुत सारे विचार हैं, और देखना पड़ेगा कि हमारी परंपरा से भी ज्ञान के 4 क्षेत्र ये चैप्टर है, तो मैं बहुत थोड़ा सा पढ़ूँ। अपना दार्शनिक मानचित्र तथा गाइड बुक बनाने के लिए हमने जो पहला सीमा चिन्ह चुना है, माइलस्टोन चुना है, वह है विश्व का श्रेणीबद्ध ढांचा जो अस्तित्व के 4 महान स्तरों पर आयोजित है, जहां उच्चतर स्तर हर समय अपने से नीचे के स्तर को जान सकता है। हमारा दूसरा सीमा चिन्ह है मनुष्य के स्तर पर भी उसी तरह के ढांचे का होना, उसकी इंद्रियों, क्षमताओं और संज्ञान लेने की शक्तियों में भी विश्व के ढांचे की तरह का श्रेणीगत क्रमिक विकास होना, जो एक तरह से वैश्विक ढांचे से संगति रखता है, मतलब आज भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्योंकि हम विश्व के किसी भी पक्ष का तब तक अनुभव नहीं कर सकेंगे जब तक कि हमारे पास उसको अनुभव करने के लिए उचित अंग या उपकरण ना हो। यदि हमारे पास उचित उपकरण या अंग नहीं होता है, या हम उसे उपयोग में लाने से वंचित रह जाते हैं, तो हमारे पास विश्व के उस पक्ष को जानने के लिए पर्याप्तता नहीं होती है। और फिर जहाँ तक हमारा सवाल है वह अस्तित्व में नहीं होता, ये पर्याप्तता का महान सिद्धांत है। तो ये चीज़ें किया और मैं सामान्य रूप से मशीन की हेल्प नहीं लेता हूँ, मैं स्वयं पढ़ता हूँ और मैं डिक्शनरी भी साथ में नहीं रखता हूँ। पहले जो मेरी समझ से बन रहा है वो देखता हूँ और कुछ शब्दों को छोड़ देता हूँ, बाद में सेलेक्ट करता हूँ। फिर मैं उसमें रवानगी को देखता हूँ कि रवानगी आई कि नहीं आई। थोड़ा धन्यवाद, ये किताब ज़रूर पढ़िए। यहाँ पर बहुत बहुत बधाई आपको, हम सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। हाँ, विचारों से सर प्रभावित हैं। अक्सर इस किताब के बारे में जब बात होती है तो धीरे से बात चली जाती है ये शूमाकर पर और उनके विचारों पे। वस्तुतः इस किताब को दोहरी तरीके से देखना चाहिए कि उन विचारों और उन चीज़ों का अनुवाद कितनी रवानगी से हुआ है। चलते चलते सर ने बताया कि अनुवाद की एक प्रक्रिया पे भी संक्षिप्त रोशनी डाली कि शुरुआत तो मैं टेक्स्ट से करता हूँ, फिर एक बार रवानगी के लिए टेक्स्ट को हटाकर, यानी जैसे आप सोन जी कह रहे थे कि सोर्स लैंग्वेज, और तो सोर्स लैंग्वेज को हटाकर सिर्फ जिस भाषा में अनुवाद किया गया है उसकी रवानगी को देखने के लिए एक बार अनुवादक को देखना पड़ता है। मैं अब अगले वक्ता रीता कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वे अनुवाद की चुनौतियों को किस रूप में देख रही हैं और कितनी संक्षिप्तता से वो अपनी बात रख लेती हैं, यह भी देखने लायक बात होगी। नमस्कार माननीय मंच और उससे भी अधिक माननीय श्रोतागण, क्योंकि आप सभी विद्वान हैं। हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं मैं बहुत संक्षेप में करूँगी क्योंकि काफ़ी बात हो चुकी है और विशेषकर विदेशी भाषा के संपर्क में ज़्यादा हुई है। जहाँ तक सवाल है अनुवाद है क्या, असल में पहले वाक्य को ही हम ध्यान से समझ लें। एक भाषा में या एक देश में की हुई प्रगति या बातचीत या कोई उपलब्धि जब दूसरी भाषा में सही रूप से जाकर दूसरे देश का विकास करती है तो वो अनुवाद सफल होता है। आज के युग में उसकी ज़्यादा है, आप देख ही रहे हो विज्ञान में, आईटी क्षेत्र में, इन सब से एक जगह जो उपलब्धि होती है कितनी जल्दी पहुंच जाती है सब जगह। और ये कोई नई बात नहीं है कि अनुवाद आज ही कुछ ध्यान दे रहा है। बहुत प्राचीन काल से हम इसका साहित्य देखते हैं।
आज साहित्य, संस्कृति, कला, दर्शन, राजनीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में अनुवाद एक अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन ये भी सच है कि विश्व को एक ग्राम की संकल्पना में अगर देखना है, जो कि हम तो अनुयायी रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम के, अगर उस दृष्टिकोण में हम उसे पुरातन वाले दर्शन को अपने ध्यान में रखें तो अनुवाद ही हमको जोड़ सकता है। नॉट ओनली कि हम विदेशी भाषाओं से सीख कर उसे लाएं, हमारी अपनी भारतीय भाषाओं में भी तो हिंदी को भी जाना है। अगर आप देखेंगे तो अरबों ने भारत के गणित शास्त्र, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद के ग्रंथों का अनुवाद कर विश्व संस्कृति की भूमिका बनाई थी। बौद्ध धर्म के माध्यम से चीन ने भी भारतीय दार्शनिक और वैज्ञानिक ग्रंथों का अनुवाद किया है। दूसरी तरफ देखेंगे साहित्य में लेनिन और मार्क्स की विचारधारा हिंदी साहित्य को कितना प्रभावित किया, कहने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ भी अनुवाद की ही भूमिका थी। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आज भी प्राचीन होते हुए अभी तक जिंदा है, महात्मा गांधी जी की विचारधारा। आज के युग में जब तरह तरह की विभीषिकाएं बनती जा रही हैं तो आप देखेंगे उनके सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा और विचारधारा, लोग वापस उस तरफ जाके अपनी विषमताओं का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात भी अनुवाद के बल पर ही दूसरे देशों में पहुंची है। इसके साथ ही देखिए आप इसको दूसरी भाषाओं के विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, बादल सरकार, रंगाचार्य, आशापूर्णा देवी, जिनको अखिल भारतीय पहचान मिली तो हिंदी अनुवाद की वजह से ही वो अपनी पहचान बना सके। और इसके साथ ही मैं अपने मित्रों में देखती हूँ जो हिंदी भाषी हैं कि प्रेमचंद, यशपाल, मैथिली शरण गुप्त, निराला, मोहन राकेश किस कदर उनके तक छा गए हैं, उसकी वजह भी अनुवाद रहा। लेकिन ये भी सच है कि अनुवाद में संभावनाएं होते हुए भी चुनौतियां बहुत हैं। कुछ बातों पे चर्चा हुई, कुछ पे नहीं हुई। सबसे पहली चुनौती तो अनुवादक के साथ ही होती है, उसे अपनी स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, दोनों का बहुत अच्छा ज्ञान होना ज़रूरी है। अनुवाद सिर्फ शाब्दिक अनुवाद नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, हमने कार्यालयीन हिंदी पे ज़्यादा काम किया है, साहित्य की काफ़ी चर्चा होगी, उधर नहीं जाऊँगी मैं। एक वाक्य आता है, स्टैम्प पे लिखा हुआ है बैंक में, पे डिलीवर टू द सो एंड सो। अब व्यक्ति जब सिर्फ गूगल पे जाता है या यांत्रिक अनुवाद देखता है तो वहाँ शब्द मिलते हैं, प्रसव प्रदान करें, और उसे ज्ञान नहीं देता है। और सचमुच मैंने ये स्टैम्प अपनी आंखों से देखी बनी हुई है बैंक में, जहाँ लिखा था भुगतान प्रसव प्रदान करें। हुआ ना, शाब्दिक अनुवाद या यांत्रिक अनुवाद की सीमा हमारे सामने आ गई कि उसने उसके आशय को नहीं समझा। तो यहाँ उसको बताना पड़ा कि प्रसव का अर्थ क्या है। ये अनुवादक की भूमिका है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे पर काया प्रवेश कह सकता है। इसी रूप से मुझे एक पढ़ाते वक्त अपने ऑफिस में काम करते टाइम एक अनुभव हुआ कि बहुत ही अच्छे लेखा विभाग से अनुवाद कर रहे हैं, मुझे सब आता है। मैंने कहा ठीक है आप बनाइए। वाक्य था, पेमेंट शुड बी रिलीज्ड एट योर एंड। वो सरल था, लेकिन उन्होंने वही गलती की, एंड को डिक्शनरी में देख लिया। अगर वो अपने मन से, आशय से समझते तो बिल्कुल सही लिखते। उन्होंने लिखा, इसका भुगतान आपके द्वारा अंत तक किया जाए। अब एक पार्टी का मानना जरूरी हो गया, ये होता है। ये शाब्दिक अनुवाद है और ये यंत्र की सीमा भी है। मैं आज देख रही हूँ कि जिस वक्त पे हम डिक्शनरीज की मदद लेके कर रहे थे, हम आशय को समझ रहे थे, शब्द देख रहे थे कितने सारे बनते हैं। और लेकिन आज जब गूगल की तरफ नई जनरेशन जा रही है अनुवाद करने के लिए, कार्यालय खासकर, साहित्य का तो परिचय मुझे बाद में मिलता है, भयंकर अनुवाद दिख रहे हैं। तो अनुवादक को सबसे पहले दोनों भाषाओं का और उसके साथ साथ आशय को समझने की भी हिम्मत होनी चाहिए। जब तक वो क्षमता डेवलप नहीं करेगा, अनुवाद हमारे सिर के ऊपर से जाएंगे। किताबें बहुत आ जाएंगी मार्केट में, इसका अनुवाद, उसका अनुवाद, लेकिन उसको समझने की क्षमता कैसे देखेगा। जब कोई प्रसव लिख दे भुगतान के लिए और अंत कर दे व्यक्ति का, तो वो अनुवाद कभी समझ में नहीं आएगा। इसके साथ ही मैं इन बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगी। व्याकरण संबंधी सबसे पहली गलती आती है अनुवादक के सामने। व्याकरण को हम बहुत इग्नोर करने लगे, खासकर नई जनरेशन। विश्वविद्यालयों में भी मैंने ये फ़र्क देखा, माफ़ करेंगे आप लोग। हम लोग हिंदुस्तानी प्रचार सभा से हूँ, हम कॉलेजेस में जाते हैं, देख रहे हैं टीचर्स के पढ़ाने का तरीका, और बच्चों को अपनी किताब दे रहे हैं, इंस्पायर करते हैं कि भाषा से जुड़े। तब मैंने देखा
कि जब तक व्याकरण अगर हम लोग इग्नोर करेंगे तो व्यक्ति बिल्कुल सही रूप से अनुवाद बिल्कुल नहीं दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दोनों भाषाओं को आप देखिए, हम अंग्रेजी हिंदी पे ही ज़्यादा चल रहे हैं। हर भाषा का अपना व्याकरण है, अपनी प्रवृत्ति है। अगर अंग्रेजी में ही गोट और शी गोट कहकर अंतर समझ में आता है, लेकिन हिंदी वाला क्या ऐसे लिख सकता? नहीं लिख सकता। वो लिखेगा बकरा या बकरी। ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि मेरी भाषा में उसकी प्रवृत्ति क्या है। इसी रूप से अंग्रेजी में हम कह देते हैं देयर आर 5 बर्ड्स ऑन द ट्री, और हर जगह प्लीज़ लगा रहे हैं, क्योंकि उनके वर्ब में सम्मान की कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन क्या हम हिंदी में ये बोलेंगे वहाँ पेड़ पर 5 चिड़ियाँ हैं? हम तो यही बोलते हैं पेड़ पर 5 चिड़ियाँ। और इसी तरह प्लीज़ हम हर वक्त ये नहीं कहेंगे। आपने भी अनुवाद बाहर भी देखे होंगे, फ़र्क आ गया। कृपया ऐसा करें, कृपया शब्द हटा दिया गया है। क्यों? हमारे वर्ब में भी वो सम्मान है ना। आप ऐसा कीजिए, जब हमने कह दिया तो कृपया कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही मुझे। और सबसे बड़ा कठिन वक्त वहाँ आता है जब मुहावरे या लोकोक्तियाँ मेरे सामने हाजिर हो जाए। सर्वप्रथम जो भी अनुवाद करें, दोनों भाषाओं का पहले अध्ययन करें, आशा को समझे। जैसे अभी अभी चौबे जी ने बहुत अच्छा आपको समझाया कि कोविड काल में किस तरह 3 बार पढ़ के पुस्तक के अंत में गए, वो उसके धरातल में गए। जब तक आप पाताल में नहीं जाओगे, रतन समूह ढूंढ नहीं पाओगे। उसे ढूंढने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। आशय को समझना है, शब्द चयन बहुत ध्यान से करना है, अदरवाइज अनुवाद सिर्फ हास्यास्पद होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हम बम्बई में रेलवे का ज़्यादा अनुभव पाते हैं। शुरू में एक अनुवाद आया, ट्रेन इज रनिंग लेट। लोकल ट्रेन के लिए अनुवाद होता रहता है। फटाफट अनुवाद किसी ने शाब्दिक कर दिया, गाड़ी देरी से दौड़ रही है। अब हमारी भाषा की प्रवृत्ति में हम ऐसा नहीं बोलते, हम बोलेंगे गाड़ी देरी से आ रही है। तो उनके ध्यान में लाया गया। इस तरह की चीज़ें आज भी दूरदर्शन टीवी के कई चैनल्स में देखती हूँ, अनुवाद बहुत ही हास्यास्पद आते हैं। इस तरफ आप लोग अगर ध्यान दिलाएंगे जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो शायद उसमें काफ़ी फ़र्क आए। जहाँ तक मुहावरों का सवाल है, वहाँ पर अनुवादक की गाड़ी बहुत मुश्किल से अटकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वाक्य जो अक्सर बोला जाता है, टॉम डिक एंड हैरी, बहुत पॉपुलर है अंग्रेजी में। लेकिन अगर मैं उन शब्दों का अनुवाद करने बैठूं, टॉम डिक और हैरी, किसी के समझ में पल्ले में नहीं वो आएगा अर्थ। अगर मैंने ये कह दिया ऐरा गहरा नत्थु खैरा, तभी उसका आशय मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी तरह से बहुत ही अच्छा अनुवाद, हमें कई किताबें बहुत अच्छी मिली हैं जो मुहावरों और लोकोक्तियों का बहुत सही अनुवाद देती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रॉप इन द ओशन, ऊंट के मुंह में जीरा, बिल्कुल अलग करके दिया अनुवाद, लेकिन सही रूप से दिया। तो मेरा अनुरोध यही है, मैं बहुत लंबा नहीं ले जाऊंगी क्योंकि सभी को अपनी बात कहनी है। जहाँ तक अनुवाद की बात है, व्यक्ति को बहुत समझने की, और एक और चीज़ है, रुचि भी होनी चाहिए। आप में हिम्मत भी हो, रुचि भी हो, मेहनत भी हो, तभी अनुवाद का बीड़ा उठाइए। सिर्फ कहने भर से, किताबों की संख्या बढ़ाने से अनुवाद मत करिए। सिर्फ संख्या बढ़ती जाएगी, कोई पढ़ेगा नहीं उसको। अनुवाद होता ही क्यों है उसे बता दूँ आपको, आपके ध्यान में भी वो चीज़ें हैं। मानवीय संवेदनाएं, चाहे वो रशिया में हो, कोरिया में हो, अमेरिका में हो, एक ही होती है। धड़कन एक सी होती है, दूसरी जगह भी वैसी है। शब्दों को सही रूप से प्रयोग में लाना है, और वही एक अनुवादक के लिए चुनौती है या उसकी उपलब्धि है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। रीता कुमार जी ने काफ़ी आधारभूत बातें कही, और वैसे हम इन चीज़ों को छोड़ भी दें, क्योंकि एक अनुवादक, एक बेहतर अनुवादक जो है वो स्टील प्लांट का अनुवाद इस्पाती पौधा नहीं करेगा। वो जानता है, हम उस एकदम ज़ीरो लेवल पे नहीं जाए। हम तो ये देखिए, अब 2 भाषाओं का, 2 संस्कृतियों का ज्ञान लिए बगैर एक अनुवादक अनुवाद करने ही क्यों जाएगा। लेकिन एक बात जो बहुत बेहतर रूप से छन के आ रही है तनुजा जी की बातों से, या फिर रीता जी की बातों से, या फिर पहले भी, कि अनुवाद उस तरह से रचनात्मक उपक्रम नहीं है। अनुवाद हम अपनी भावना का प्रकटीकरण करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसका एक व्यवहारिक पक्ष है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए अब देखिए, कविताएं भी तो हम बगैर शब्दकोश के समृद्ध हुए बगैर कविताएं भी नहीं लिख सकते, कहानियां भी नहीं लिख सकते, अपने भावों को प्रकट भी नहीं कर सकते।
तो अनुवाद में यह काम दोहरा हो जाता है जब हम दोनों भाषाओं के दुखों को झेल रहे होते हैं, दोनों भाषाओं के आनंद को झेल रहे होते हैं। तो इस प्रकार अनुवादक का काम व्यवहारिक ज़्यादा है। और कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे एक रचनाकार है, हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार हैं और अनुवादक भी हैं, उमा शर्मा। तो उससे एक बार यूं ही बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी मानीखेज बात कही कि दरअसल अनुवाद उस भाषा के उस लेखक के लिए हमारी रचनात्मक सलामी है। मैं अगर किसी मार्केस की या मिलान कुंदेरा की किसी कहानी से बहुत प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सगोतिया लोग बैठे हैं, जो हिंदी वाले लोग बैठे हैं, और दुर्भाग्यवश उनकी पहुँच वहाँ तक नहीं है, उस भाषा तक नहीं है, तो वो जो आनंद मुझे मिला वो व्यक्तिवाचक ना रह जाए, वो जातिवाचक हो जाए, सब उस आनंद का लाभ उठाएं। तो कहीं ना कहीं यह भी एक लोभ रहता है एक अनुवादक के मन में। मैं हमारे बीच रशिया से आई हैं, कल ही इन्होंने मुझे बहुत टोका और मैंने फिर वो गलती कर दी। उन्होंने कहा कि देखो जो जिसे हम रूस कहते हैं उसे हिंदी में आजकल रशिया कहने का भी प्रचलन है, तो अगर रशिया कहना हो तो रोशिया कहना, और नहीं तो अपनी हिंदी पे आ जाओ, रूस कहो, रूसी कहो, क्योंकि रशिया शब्द जो है गलत है उच्चारण के हिसाब से। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो एक अनुवादक, प्रबुद्ध विज्ञ अनुवादक की जानकारी में ही नहीं होती है, क्योंकि व्यवहार के स्तर तक वहाँ नहीं उतर पाया है। तो रोशिया से आई हैं सफरमो जी, उनसे आग्रह है कि अनुवाद पे अपनी बातचीत करें। आप बैठे बैठे रहे, मैं अच्छा लगता है मुझे। सबसे पहले आदरणीय महोदय अरुण कमल जी और सभी अतिथिगण सबको मेरी तरफ से नमस्कार मॉस्को से। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि मैं विश्वराम को बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया इस मनोरंजन, इस शानदार आयोजित कार्यक्रम में हम भाग लिए। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हिंदी विश्व सचिवालय से भी बहुत आभार है। ओन है। और दूसरी बात है कि सबके लिए मैं इस महोत्सव के लिए सफलता के लिए आनंद अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी क्या करती हूँ, देती हूँ। जैसे कि आपने अभी नोट किया है कि जो मैंने आपको कहा कि या उसको रूस लिख दे या रूसी संघ लिख दे, जो एक देश का नाम होता है ना, हम गलत देश का नाम नहीं लिख सकते, ये बहुत बुरी बात है। जैसे कि हम रशिया में भारतीय सशस्त्र सेनाएं कहते, उसका जो अनुवाद जो रशिया में होता है हम नहीं कह सकते इंदीस्कीय वारुजोनी सिली, ये बहुत गलत होता है। वो होता है वारुजोनी सिली इंडी। जैसे कि आप कहते हैं ना भारत का सशस्त्र सेना है, उसमें आ गया है वो जो भारतीय, मगर उसको हम उसमें तर्जुमा अनुवाद नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत गलत होगा और भारतीय लोग जहाँ वहाँ पर अगर भाग लेते हैं उनको बुरा भी लगेगा। जैसे कि आजकल सरदार जी ने मुझे एक किताब दिखाई जो उन्होंने रशिया में गए और उसमें काफ़ी रशियन में गलती से तर्जुमा भी हो गया है। मुझे बड़ी अजीब से लगा कि वो पब्लिश कैसे हुई। बहरहाल अनुवादक का बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो वो अनुवाद करता है उसका सटीक अनुवाद देना चाहिए। इसके लिए ये शब्दिक अनुवाद जैसे आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा, वो गलत है क्योंकि शब्दिक अनुवाद करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अब जब किसी भाषा से एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते सबसे पहले अब उसका मतलब देते हैं उसी भाषा में। जैसे कि सशस्त्र सेनाओं में हमारी हिंदुस्तानी भारतीय सशस्त्र सेनाओं में हवलदार है, सूबेदार है, ब्रिगेडियर है, रिसालदार है, जो रशिया में बिल्कुल वो इनके बराबर कोई पद नहीं है और हम उनको ट्रांसलेट ही नहीं कर सकते हैं। उसको ट्रांसलिटरेशन के थ्रू से दोबारा से हम उसको देते हैं कि ये हवलदार है, ये क्या है, रिसालदार है या दफलदार है, सूबेदार है। बाकी जो अभी मैं आपका जो ध्यान लेके जाना चाहती हूँ, आकर्षित करना चाहती हूँ, वो सैन्य अनुवाद की तरफ पर। क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता है प्रतिवर्ष हमारी रक्षा मंत्रालय एक युद्ध अभ्यास जो टैंक बायथलोन कहते हैं और
एक सैन्य तकनीकी सहयोग जो रशिया में आर्मी के नाम पे होता है प्रतिवर्ष, वहाँ पर हर साल भारतीय सैनिक क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ही है उस युद्ध अभ्यासों में अनुवादक की हैसियत से सक्रिय भाग लेते हैं। और अंग्रेज़ी जानने के बावजूद वो अच्छी तरह अंग्रेज़ी रूसी से अंग्रेज़ी में या अंग्रेज़ी से रूसी में अनुवाद कर सकते हैं, जो हिंदुस्तानी प्रतिमांतले आती है सशस्त्र सेनाओं से। मगर जो अगर वो हिंदी में ये कर लेना, जो इनकी मातृभाषा है, राज्य भाषा है, वो हिंदी का जो मिठास है ना, सैनिकों के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसका बल ज़्यादा अच्छा होगा और दोस्ती इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे विश्वविद्यालय में ये पहला विश्वविद्यालय है जो सैन्य अनुवाद के ऊपर काम कर रहे हैं, सैन्य टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय आई थी विश्लेषण करने के लिए, वहाँ पर मुझे कोई नहीं मिला कि जो हिंदी सैन्य अनुवाद किया, हिंदी सैन्य टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम किया होगा। काफ़ी मुश्किल था ये सारे टर्मिनोलॉजी जमा करना और प्रकाशित करना और स्टूडेंट्स को पढ़ाना सैन्य अनुवाद। फिर भी मुझे ये यूनिवर्सिटी की तरफ से अनुरोध किया गया था कि मैं आर्टिकल, ये आलेख अपना पेश ना करूं, प्रस्तुति पेश करूं। मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुति तैयार कर चुकी हूं, मगर प्रस्तुति दिखा नहीं पाऊंगी। दरअसल यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है कि मैं आपको दिखा दूं। बहरहाल मैं कुछ विशेषताएं जो सैन्य अनुवाद में है, कुछ विशेषताओं के बारे में बात करूंगी क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, सैन्य अनुवाद ये विशेष अनुवाद का एक प्रकार है जो बिल्कुल दूसरी मामूली टेक्स्ट से या राजनीतिक या सामाजिक या दूसरी कलात्मक के बहुत क्या है उसका अंतर है। क्यों? सबसे पहले सैन्य अनुवाद विशेष अनुवाद का एक प्रकार है जो विभिन्न सैन्य सामग्रियों से संबंधित है। इन सामग्रियों को कई विशेषताएं के आधार पर अन्य सामग्रियों से अलग किया जाता है, जिसमें विशेष सैन्य शब्दावली की समृद्धि, वैज्ञानिक और सैन्य शब्दावली का प्रयुक्त उपयोग, स्थिर शब्द संयोजन का प्रचलन जो संचार के सैन्य क्षेत्र की विशेषता है, और सैन्य नामकरण और विशेषकरण, संक्षेपाक्षरों और प्रतीकों के प्रचुरता शामिल है जो केवल सैन्य सामग्रियों के उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर मैं इसका प्रिंट निकाल के ताकि आपको दिखा दूँ सैन्य सामग्रियों में सबसे पहले क्या शामिल होता है। सैन्य सामग्रियों में सबसे पहले सैन्य पत्रकारिता और राजनीतिक शामिल होता है, सैन्य वैज्ञानिक और तकनीकी, सैन्य कलात्मक और सैन्य प्रशासन अधिनियम। तो यानी कि विभिन्न सैन्य दस्तावेज या प्रलेख जो हम इस्तेमाल करते हैं सैन्य में, वो काफ़ी कोग्निटिया होता है, उसमें काफ़ी संक्षेप अक्षर आते हैं जो मामूली इंसान को वो पता नहीं चलता है, वो उसको अनुवाद भी नहीं कर पाएगा। और इसकी काफ़ी विशेषताएं इसमें है। विशेष शब्दावली का क्या इस्तेमाल करना, उपयोग करना, वैज्ञानिक और सैन्य शब्दावली का व्यापक उपयोग करना, संक्षेपाक्षर और संदर्भ पदनाम, स्थिर वाक्यांश का अनुवाद करने का आते हैं। जो हम सैन्य अनुवाद के बारे में बात करते हैं, सैन्य अनुवाद में अनुवाद की सटीकता एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। क्यों? क्योंकि अनुदित सामग्री सैन्य अभियानों के संचालन और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आधार के रूप में नाम कर सकती है। सैन्य सामग्रियों का सही अनुवाद काफ़ी हद तक शब्दों के सही अनुवाद पर निर्भर करता है, क्योंकि अधिकांश सैन्य शब्दावली सैन्य और सैन्य तकनीकी शब्दावली द्वारा कब्जा कर ली जाती है जो अधिकतम शब्द अर्थ पर वहन करती है। जैसे आपने कहा शाब्दिक, जैसे ये अंग्रेजी से काफ़ी हिंदी में शामिल हो गए सैन्य शब्दकोश में, जैसे वो कहते हैं स्मॉल आर्म्स, छोटे अस्त्र, उसको इसी तरह तर्जुमा किया जाता है। अंग्रेजी से उन्होंने ले लिया, मगर उसको अगर रूसी में उसी तरह तर्जुमा कर ले वो गलत है।
और दूसरी बात यह है कि सैन्य अनुवाद की मैं संक्षिप्त रूप में कहना चाहती हूँ, ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ। किसी भी शाब्दिक अर्थ का कई सैन्य शब्द नामित किया जा सकता है यदि एक प्रभाषिक कार्य ग्रहण करती है। उदाहरण के लिए मैं एक शब्द लाती हूँ, कवच, जो इस कवच का रूसी में कई मतलब होता है, पंसिर कल्चुगा। ठीक है, मैं सिर्फ संक्षेपाक्षर पे जाती हूँ क्योंकि संक्षेपाक्षर बहुत महत्वपूर्ण होता है हिंदी अनुवाद करने में। तो संक्षेपाक्षरों का अनुवाद करना सैन्य अनुवादक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो दो तरीके से लिख दिया जाता है हिंदी में, एक तो बिंदु के साथ, एक तो बिंदु की बगैर। जैसे मैंने ये प्रस्तुति में तैयार किया है, मगर मौका नहीं कि मैं आपको दिखा दूँ। MPC उदाहरण के लिए, NPC वो भी उदाहरण के लिए वो बगैर बिंदु के लिए लिख दिया जाता है। और ये दो श्रेणीकरण में हमने इसको विभाजित किया है। ये एक होता है मूल हिंदी संक्षेपाक्षर जो शब्द अंश होते हैं, और दूसरे होते हैं अंग्रेजी से गृहीत। अंग्रेजी से विहित का कई प्रकार होता है। 1 घातक का होता है, 3 घातक का, 2 घातक का, 4-5 घातक का, जटिल भी होता है, अपवाद भी होता है। ये मूल हिंदी संक्षेपाक्षर का शब्द अंश जो होता है, मैं एक मिसाल लाती हूँ। बहा से इसका होता है भारतीय वायुसेना, इसका संक्षेपाक्षर का, जो रूसी में इसको वाजुष्ण वायन्य सिल हिंदी तर्जुमा किया जाता है या क्या। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, मगर मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। अगर किसी को कोई रुचि लेना है, आप मेरा आलेख पढ़ लीजिएगा। अगर ये पब्लिश हो जाती है, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सिर्फ अंग्रेज़ी पर थोड़ा सा मैं ध्यान देना चाहूँगी, क्योंकि उसमें आता है, जैसे मैंने कहा, 1 घातक की, 2 घातक की। 1 घातक के लिए जो मिलीमीटर, मिमी, किमी जो इस्तेमाल किया जाता है, और 2 घातक के जो OF दिया जाता है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है हिंदी से, क्योंकि हिंदी में हम उसको आयुध कारखाना कहते हैं। मगर वो संक्षेपाक्षर जो दिया जाता है वो अंग्रेजी में दिया जाता है, उसी उच्चारण के हिसाब से दिया जाता है। OF इसी तरह देता है, वो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होता है। मगर हिंदी में, हिंदी सैन्य टेक्स्टों में वो दिया जाता है आयुध कारखाना। और 3 घातक का अगर हम ले ले, NBT दिया जाता है, जो ये मुख्य युद्धक टैंक होता है, जो मेन बैटल टैंक अंग्रेजी से लिया है। मगर वो अगर आपने देखा है, इसका गुरुवाचन जो है, इसका मतलब है, ये संक्षेपाक्षर से बिल्कुल क्या उसका संबंध ही नहीं है। इसलिए सैन्य अनुवादक को अच्छी तरह ये चीज़ें जानना चाहिए और तर्जुमा करने के टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी तर्जुमा के हिसाब से डिसीजन लेना है और फैसला लेना है, इसके लिए मुश्किल होता है। चौथी 4 घातक की लेती हूँ, DRDO। आपको सबको पता है कि ये DRDO रूसी में भी इसी तरह शामिल हो चुका है। हालांकि हिंदी में इसका रक्षा अनुसंधान और क्या विकास संगठन है। जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो अगर किसी को रुचि है, आप प्लीज़ मेरा आलेख पढ़ लीजिएगा। अगर कोई सवाल है, मैं जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस आलेख में मैं कुछ विशेषताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आलेख में आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई सवाल है, कोई प्रश्न, कोई दिलचस्पी है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और मेरा सब कुछ यहाँ पर विश्व रंग में है। हम संपर्क में ज़रूर रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग हमें बुलाते हैं किस लिए? ताकि हम बात कर सके, एक दूसरे से शेयर कर सके। मैं कुछ देती हूँ, मैं कुछ लेती हूँ वहाँ से, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कहती हूँ सबको अच्छे लगे और सबको पसंद आ जाए, मगर जो मैं कहती हूँ उनमें से कुछ पसंद तो आ जाएंगे ना किसी को, लेकिन जो सब कहती है वो भी एक साझा मंच है। जाहिर सी बात है कि जितना हम देते हैं उससे ज़्यादा लेते भी हैं। तो जिन्हें भी सेना अनुवाद की जो कठिनाइयां हैं, जो संभावनाएं हैं, उन पे जानकारी चाहिए तो मैम से संपर्क कर लें।
विश्वरंग की जो तमाम प्रतिज्ञाएं हैं उनमें से बहुत ही अहम है अनुवाद की प्रतिज्ञा, और इसे ही ध्यान में रखते हुए हमने रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में एक अनुवाद बहुभाषा अनुवाद केंद्र की भी स्थापना की है। और सौभाग्य से उसके जो सलाहकार हैं, एडवाइज़र हैं, वो हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। और इनके मार्गदर्शन में हमने हिंदी की 51 कालजयी कहानियों का भारतीय भाषाओं में अब तक, अंग्रेजी सहित भारतीय भाषाओं में अब तक 8 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए हैं, और वो एक एक जिल्द में यहाँ भी उपलब्ध हैं। इंग्लिश में सबसे पहले वो काम हुआ था जर्नी ऑफ टाइम नाम से। विश्वरंग की और भी अनुवाद से भी संबंधित जो चीज़ें हैं वो हम प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे, और जो समय है उनका तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। तो आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री अरुण कमल जी, मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित वक्तागण, प्रिय कुणाल और देवियों सज्जनों और मित्रों, बहुत सारी बातें हो गई हैं, और जो मूल विषय है वो ये है कि संभावनाएं और चुनौतियाँ। साहित्य के अनुवाद की संभावनाओं पर और चुनौतियों पर बहुत सारी बात हुई, कुछ अन्य मुद्दों पर भी अभी बातचीत हुई। देखिए, ये तो सही ही है कि जिस तरह दुनिया तमाम मुद्दों पर लड़ती कटती रहती है, अनुवाद ने जो एक भौगोलिक विश्व है उसके समानांतर एक सांस्कृतिक विश्व बनाया है। अगर अनुवाद नहीं होता तो हम बहुत सारी चीज़ों से अपरिचित रह जाते। शायद संवाद ही संभव नहीं होता, तो अनुवाद ने एक संवाद संभव किया है। हम जान पाते हैं कि स्पेन में क्या हो रहा है। अगर अनुवाद नहीं होता तो हम कैसे जानते? जो स्पेनिश में, लैटिन अमेरिकी देशों में लिखने वाले लोग हैं उनको कैसे जानते? अनुवाद नहीं होता तो अंग्रेजी तमाम भाषाओं से, जिस किताब का अभी संतोष चौबे जी का हम लोग यहाँ लोकार्पण कर रहे हैं, अनुवाद ने वह दुनिया संभव की है जो दुनिया राजनीतिक कारणों से संभव नहीं हो पाती है। एक संस्कृति जिसमें हम सब एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, जब भी साहित्य के अनुवाद का मामला आएगा तो इफ बट रहेंगे वहाँ पर। ये तो ये हो नहीं सकता कि परफेक्शन की कोई इंतहा। जीवनानंद दास की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है वंदता सेन, हिंदी में उसके कम से कम 50 अनुवाद तो हैं ही, 50 अनुवाद हैं, और अच्छे लोगों द्वारा किए गए अनुवाद हैं। हर अनुवादक को ये लगता है कि उसने सबसे परफेक्शन के साथ अनुवाद किया है, लेकिन अगर किसी बांग्ला भाषी से पूछिए जो कविता बांग्ला में समझता है और हिंदी भी जानता है, तो शायद वो हर अनुवाद को कह देगा कि इसमें बात नहीं पहुंची है। ये सीमा तो बराबर रहेगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अनुवाद न किया जाए। अगर हिंदी में अनुवाद नहीं होता तो हमारे जैसे लोग बांग्ला नहीं जानता तो वह वंदता सेन कविता के बारे में नहीं जान पाता, उस दृष्टि के बारे में नहीं जान पाता उस कवि के। तो ये तो बराबर समस्या रहेगी ही। हमेशा अनुवाद एक संभावना रहेगा। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब कहा जाएगा कि अनुवाद में संभावनाएं समाप्त होगी। हमेशा वो एक संभावना की तरह रहेगा। साहित्य के अनुवाद की तो अपनी बात है और वो बहुत दिनों से चल रहा है। हिंदी में इस समय सबसे जरूरी जो है वो ज्ञान विज्ञान के अनुवाद की है, वो सबसे जरूरी चीज़ है। मेडिकल के किताबों के अनुवाद की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग के किताबों की ज़रूरत है ना। जो भी तमाम ज्ञान विज्ञान के नए नए समाज विज्ञान की जो किताबें हैं उनकी ज़रूरत है। हिंदी इस मामले में उसको ज़रूरत है। उसको मैं तो नहीं कहूँगा कि कम है या क्या है, लेकिन देखिए कविता कहानी तो चल रहा है, चलता रहेगा, लोग आते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास ज्ञान विज्ञान नहीं होगा हम बहुत अक्षम लोग हैं। ये किताब क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो गई है? क्योंकि विचार की किताब है। ये जो सुमाकर की किताब है, ये विचार की किताब है। ये हमें अलग से सोचने समझने के लिए बाध्य करती है। ऐसी किताबों का अनुवाद भी मुश्किल होता है और ऐसी किताबों को पढ़ना भी एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता है। आप इसे किस्सा कहानी की तरह नहीं पढ़ते, लेकिन ये सबसे जरूरी है। अगर हम एक नई मनुष्यता की ओर बढ़ना चाहते हैं, एक नए विकास का सोपान छूना चाहते हैं, तो हमें ज्ञान विज्ञान और विचार के अनुवाद की जरूरत पड़ेगी, और वो हिंदी की सबसे बड़ी जरूरत। मशीनी अनुवाद में बहुत मुश्किलें होती हैं। हम लोग जो विश्वविद्यालयों में काम करते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जब आता है कई बार कहा जाता है अंग्रेजी से मशीनी अनुवाद करा लो। अगर मशीनी अनुवाद होगा तो उससे बेहतर है कि वो न। मशीनी अनुवाद बहुत
थोड़ी सी चीज़ों कार्यालयी कागजों के लिए ठीक है, लेकिन वो महत्वपूर्ण किताबों के अनुवाद के लिए बिल्कुल ही काम की चीज़ नहीं है और वो नहीं चलने वाली चीज़ है। मशीनी अनुवाद एक संश्लिष्ट वाक्य का अनुवाद ठीक नहीं कर सकता, वो सरल वाक्यों का अनुवाद तो कर देता है, वो ठीक अनुवाद आ जाते हैं सरल वाक्य, लेकिन अगर एक भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसका अनुवाद नहीं करता। तो हिंदी में अनुवाद की अनंत संभावनाएं हैं और मुझे लगता है जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक अनुवाद एक संभावना रहेगी, वो समाप्त नहीं होगा। लेकिन आज जो लोग भी अनुवाद कर रहे हैं वो कहानियों का करें, उपन्यासों का करें, कविताओं का करें, लेकिन अगर कोई उसको रोक सके तो ज्ञान विज्ञान का, वो हमारे मतलब भारतीय समाज के लिए और जो लोग हिंदी में काम करते हैं उन सबके लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी से अब अगले वक्ता की तरफ चलते हैं। हमारी इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं हिंदी के सुख्यात कवि अरुण कमल जी। आपसे आग्रह है कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। साथियों, मैं भी समय का ख्याल रखूंगा और कच्चे अनुवादक की तरह समय का ध्यान रखना जरूरी होता है। अनुवाद के बहुत से काम समय को ध्यान में रख के भी किए जाते हैं, एक समय सीमा भी उसमें होती है, क्योंकि वो एक अलग तरह का काम है। जैसा कहा खुलार ने कि वो सृजनात्मक काम उस तरह से नहीं है जैसे कविता लिखना है या कहानी लिखना है, फिर भी वो है। तो शुरू में मैं बहुत ही संक्षेप में अनुवाद आखिर होए ही क्या, इसकी ज़रूरत ही क्या है, इस पर बहुत दुनिया में बहुत कुछ लिखा गया है। टावर ऑफ बैबल से लेकर के और सारा कुछ उदाहरण देते हुए लिखा गया, जिसका लब्बो-लबाब मोटा मोटी ये है कि अनुवाद इसलिए ज़रूरी होता है कि दुनिया में बहुत सी भाषाएं हैं, और दुनिया में बहुत सी भाषाएं इसलिए हैं कि बहुत तरह के लोग हैं, समाज है, और हर भाषा अपर्याप्त, इसीलिए हमको दूसरी भाषा से अपनी भाषा में लाना होता है ताकि हम पर्याप्तता की तरफ बढ़ सकें। अनुवाद के होने का अर्थ ही है कि हम सब नाकाफी हैं, अपर्याप्त हैं, और हमको हमेशा एक पूर्णता की तरफ जाना है, यही लक्ष्य है। दूसरा, ऐसा करते हुए हम करते क्या है फिर अपनी भाषा में, क्योंकि हम अनुवाद अपनी भाषा में करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि हम उनका सांगीकरण कर सकें। आज ऐसे बहुत से मुहावरे हिंदी में हैं जो पहले नहीं थे, और दुनिया की सभी भाषाओं में, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, सब में, और वो दूसरी भाषाओं से आए हैं। इसलिए हर भाषा अपने स्वभाव से ही अपूर्ण और अशुद्ध भी होती है। जिस तरह मनुष्य की कोई शुद्धता नहीं होती है नस्लीय, अगर आप नस्ली जातीय धार्मिक शुद्धता की बात करेंगे तो हिंसा होगी। अहिंसा वहाँ है जहाँ हम इस शुद्धता को मानते ही नहीं, और भाषा से ज़्यादा अशुद्ध क्या है? इस मुंह से जो कुछ निकलता, मुंह भी तो अशुद्ध ही है वैसे। तो ये अशुद्धि जो है ये अनुवाद के मूल में भी है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि शेक्सपियर के भी बहुत से अनुवाद हुए हिंदी में, लेकिन अभी तक एक वाक्य जो है टू बी और नॉट टू बी, इसका अभी तक कोई हिंदी में सफल अनुवाद जिसको कहते हैं वो नहीं हुआ, और दुनिया की किसी भी भाषा में इसको करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा इसलिए है कि अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से ये गलत वाक्य है, बिल्कुल ही गलत। अब दुनिया का एक महानतम कवि अगर वो गलती न करे व्याकरण का, तो कविता कैसे बनाएगा? तो ये सवाल जो अनुवाद करेंगे उनके सामने भी आएगा। अब इसमें इतनी बातें हुई, हम उस पर भी आएंगे भी, लेकिन अनुवाद अभी क्यों हो रहा है? भूमंडलीकरण ने, ग्लोबलाइजेशन ने सोचा कि सबकी पोशाक एक हो, सबका खाना एक हो, रहन सहन एक हो,
लेकिन उसको जो सबसे बड़ी बाधा और अड़चन मिली वो बहुत सारी भाषाओं के होने से। इसको वो क्या कहते हैं, कोशिश वो कर रहा है कि सभी भाषाएं धीरे धीरे खत्म हो। इतनी भाषाएं हो ही क्यों, फिर भी वो खत्म नहीं हो रही हैं। कुछ भाषाएं खत्म होती हैं स्वाभाविक रूप से और कभी कभी दूसरे कारणों से। ग्लोबलाइजेशन की एक कोशिश ये है, इसी कोशिश के कारण हिंदी साहित्य का अनुवाद दुनिया की दूसरी भाषाओं में बहुत कम हो गया। पहले क्यों था? संस्कृत के सारे ग्रंथ महत्वपूर्ण जर्मन में, अंग्रेजी में अनुदित हैं, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा? अब वो कहते हैं कि जो भारत में अंग्रेजी में लिखा जा रहा है उसी से हमारा काम चल जाएगा। ये एक बहुत ही चिंता की बात है और इसीलिए संस्थाओं का होना जरूरी है, जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, साहित्य अकेदमी, इन सब ने बहुत से, साहित्य अकेदमी ने सबसे ज्यादा अनुवाद करा है, लेकिन अभी वहां भी शिथिलता है। क्यों? क्योंकि भूमंडलीकरण में इसकी बहुत जरूरत नहीं है। वो अंग्रेजी में जो लिख रहे हैं उसी से हो जाएगा। अफ्रीका की भाषाएं खत्म हो गई। मैंने वहाँ के लेखकों को कहा तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो भाषा बची रही इस उपनिवेश के बावजूद, गुलामी के बावजूद, लेकिन हमारे यहाँ हमारी कोई भाषा नहीं बची। चिन्वे अचेबे बोले शंका को सब जानते हैं, लेकिन अंगूगी को कम लोग जानते हैं, जबकि इन दोनों से बड़ा लेखक। क्यों नहीं जानते? उसने तय किया कि अब मैं अंग्रेजी में नहीं लिखूंगा, ये हमारी भाषा नहीं है। और उसने किकियू, जो उसकी मातृभाषा है, जिसको बोलने वाले बहुत ही कम लोग हैं, जैसे महमूद दरवेश की आवाज भाषा के बोलने वाले केवल 10 लाख लोग हैं, लेकिन उनकी किताब मेरा दागिस्तान घर घर में हर आदमी जानता है। तो किकियू में उन्होंने लिखना शुरू किया, पेटल्स ऑफ ब्लड से शुरू करके अब किकियू में लिखते हैं और अब कोई नहीं जानता। ये इसकी जो राजनीति है, आर्थिक राजनीति भी और राजनीति की जो अपनी राजनीति है, सो वो सब भी अनुवाद को प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल है कि हम सब लोगों ने बात की कि अनुवाद अंततः होते तो अपर्याप्त हैं। जितेंद्र जी ने अभी बहुत बढ़िया से बताया उसको। और कविता की एक परिभाषा ये भी है कि पोएट्री इज समथिंग दैट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। जो अनुवाद में लुप्त हो जाता है वही कविता है और वही कविता है। लेकिन इसका जवाब भी लोगों ने दिया, जिसमें W.H. ऑर्टन का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अनुवाद में नहीं आएंगी, जैसे लय, संगीत, लेकिन बिंब तो आएगा, विचार तो आएंगे। आखिर कैसे कविता हम तक पहुंच जाती है? तो अनुवाद में बहुत कुछ हमको प्राप्त भी होगा, कुछ होता है, हम कुछ पाते हैं। तो इसलिए अनुवाद की जरूरत होती है और अनुवाद बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद आप देखिए कि अभी जो वैश्विक स्तर पर हिंदी के, अब चूंकि बात हिंदी की हो रही इसलिए मैं अभी दूसरी भारतीय भाषाओं के बारे में नहीं कहूँगा। अभी हिंदी के बहुत कम अनुवाद दुनिया की दूसरी भाषाओं में उपलब्ध है। निराला हमारा सबसे बड़ा कवि, उसके अभी तक कोई मुकम्मल अंग्रेजी अनुवाद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? होने में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं हुआ, कोई कारण तो होगा। इसी तरह आप बाकी सबको भी लीजिए, मुक्तिबोध, नागार्जुन, शमशेर, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, इनके अनुवाद नहीं, छिटपुट कुछ मिलते हैं, लेकिन दुनिया की दूसरी भाषाओं में हो ये तो किसी ने सोचा नहीं। और इसके पीछे कारण जो पिछले 40 साल का है वो यही है कि अब उसकी जरूरत क्या है। भारतीय अंग्रेजी साहित्य जो है वही पर्याप्त है, उनको पूरी दुनिया जानती है। ये बेहद चिंता की बात हमारे लिए है और इस पर कोई संस्था ही कर सकती है। और यहाँ की सरकार, हुकूमत, भाई अपनी भाषा के लिए कुछ क्यों नहीं करेंगे?
एक डेलीगेशन में मैं विदेश में था और वो डेलीगेशन कल्चर मिनिस्ट्री का था, और कल्चर मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी था उसने एक भी भारतीय लेखक का नाम नहीं लिया। अंग्रेजी के अभी जो प्रचलित नाम है वही उसने लिया। मैंने उसको कहा कि आप किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? कहा कि नहीं यही है। तो ये एक अलग चुनौती भी है अनुवाद की, और हमारे लिए जो करना है उसकी। अब थोड़ी सी बात जो हमारे साथियों ने कही, बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, तो मैं उस पर बस बहुत संक्षेप में कह दूं। कोरिया की हमारी साथी सोन ने सांस्कृतिक रूपांतरण की बात की, और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय साहित्य कोरियाई भाषा में, कोरियाई भाषा को कहते क्या है? कोरियाई ही कहते हैं। लेकिन हिंदी में कोरियाई कविता का बहुत ही सुंदर अनुवाद हुआ है, दिव्य रमेश ने किया, कोरियाई कविता यात्रा। लेकिन वहाँ भी होना चाहिए, अंग्रेजी से हुआ वही तो है, वही तो विडंबना है। तो हिंदी से होना चाहिए, हिंदी से होना चाहिए। हिंदी की कविताओं को इन्होंने रशिया लिखा है ना, वहाँ पर वो भी अंग्रेजी से लिखा। इसी वजह लेकिन हमारे गाँव में कभी रशिया नहीं कहा गया, रूस कहा गया, कभी भी चाइना नहीं कहा गया, चीन कहा गया, और यही सही नाम है। बल्कि वहाँ तो चीन भी नहीं कहते, चोंगवा, लेकिन वैसे वो चीन कहते हैं, चीन ह्रस्व, हम लोग उच्चारण में उसको चीन कर देते हैं। और तनुजा जी ने अनुवादक की मेधा और समतुल्यता का प्रश्न उठाया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहा कि क्या ठेका शब्द उचित है? ठेका भी हो सकता है, अनुबंध भी हो सकता है, बहुत से वो स्थिति पर निर्भर है कैसी स्थिति होगी। कुणाल सिंह ने जो अभी मैंने उन्हीं की बात की, पॉलिटिकल डिसीजन, राजनीतिक निर्णय जो होते हैं अनुवाद में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण उसका देता हूँ। आज से बहुत साल पहले, समझिए 50 साल पहले, या यूनेस्को ने यह तय किया था कि दुनिया की सभी भाषाओं की जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं उनके हम दुनिया की सभी भाषाओं में अनुवाद कराएं। उस समय बांग्ला से एक उपन्यास चुना गया, जोड़ाई चरितमानस, सतीनाथ भादुड़ी। बाद में वो प्रोजेक्ट भी खत्म हुआ क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ को लोग पैसा ही नहीं दे रहे हैं। सबसे ज्यादा उधारी अमेरिका पर बाकी है संयुक्त राष्ट्र संघ। WHO से तो अमेरिका अलग ही हो गया, बिल गेट्स उसमें शामिल हो गए। तो ये स्थिति, ये एक वैश्विक स्तर पर भी अनुवाद का काम हो सकता था। तो रीता जी ने अनुवादक की भूमिका और यांत्रिक अनुवाद की गड़बड़ी पर विस्तार से कहा, और संतोष चौबे जी ने अपनी अनुवाद प्रक्रिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भी जो अनुवाद करता हूँ वो प्रक्रिया करीब करीब वैसी ही है। मैं भी डिक्शनरी नहीं रखता, और जब मैं खाली छोड़ देता हूँ अगर कोई शब्द नहीं मिलता, बाद में फिर उस पर आता हूँ, ताकि एक स्वाभाविकता उसमें बनी रहे। इनके अनुवाद पढ़ने ही लायक हैं जो इन्होंने लुकास पे बेन्यामिन के सबके किए हैं, वो बहुत ही अच्छे अनुवाद हैं। बेन्यामिन का अनुवाद मैंने भी किया है, जेफ का भी किया है, और मैंने मिला के भी देखा तो मुझको लगा कि आपके अनुवाद बहुत अच्छे हैं। तो अब सफ़र मोतोलीबी ने फौज में जो अनुवाद होते हैं उसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें कही। हम लोग उनको पूरा नहीं सुन पाए, लेकिन उनको सुनते हुए मुझको भारत में जब फौज ने अनुवाद करना शुरू किया, अच्छा फौज की भाषा हिंदी है, भारतीय फौज की, भारत की फौज की, और अंग्रेजी से उसने अनुवाद सारे फिर किए ताकि हिंदी में हम काम करें। वो हिंदी में सारा काम करते हैं। तो हुआ कि राइट को क्या कहा जाए, टर्न राइट, राइट तो हुआ कि दाएं। अब सुरेश ऋतुपाणी जी भी हो सकता है उस प्रोजेक्ट में रहे हों, और लेफ्ट के लिए बाएं हो गया तय। तब अब वो अभ्यास चल रहा था तो उसमें कहा गया दाएं।
कुछ लोगों ने उसको दाएं सुना, कुछ ने बाएं सुना। अब अगला आदेश होना था फायर, गोली चलाओ। तो दोनों एक दूसरे को अपनी ही फौज मार देती। तो अनुवादकों की बैठक हुई कि क्या किया जाए। तो हुआ ये कि नहीं, बाएं को तो बाएं रहने दें, लेकिन दाएं को दाहिने कर। तो ये अनुवाद मान्य हुआ भारतीय फौज को कि वो दाहिने करे। तो ये ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जो आती रहती हैं। अच्छा, ये विषय बहुत ही प्यारा और अच्छा है। इस पर अलग से, वैसे बहुत सही कहा आपने कि आप जब हम आए हैं तो अपनी बात को कहेंगे इसी के लिए आइए ना, क्या एक दूसरे से शेयर जो आप मुझे दे सकते, आपसे जो मैं दे सकूं आपको दे दूं। टैगोर विश्वविद्यालय करेगी। जितेंद्र श्रीवास्तव ने अनुवाद के संभावना के बारे में कहा और बिल्कुल सही है कि, और उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य है तब तक अनुवाद रहेगा। जब तक मनुष्य है और अलग अलग है, अलग अलग समाज है, अलग अलग भाषाएं हैं, तब तक अनुवाद के बिना ये जीवन नहीं चलेगा। यानी अनुवाद ही हमारे जीवन को चलाता है। हम खुद अपने घरों में भी, जहाँ पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, वहाँ हम लगातार अनुवाद करते रहते हैं। और भारत के समाज के बारे में कहा जाता है कि भारत का समाज, भारत का कुटुंब, परिवार, ये अनुवादकों का समाज है। हर आदमी अनुवादक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हम इस सत्र को समापन करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे इस सत्र में कुछ वक्त पहली बार अंगवस्त्र और पुष्प खली प्रदान करके उनका स्वागत करेंगे। दक्षिण कोरिया से सोन यंग जी आई हैं। आप पुष्पा जी से ही आग्रह है कि आप उनको अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान करें विश्व की तरफ से। रूस से सफरमो मैम का स्वागत करेंगी। प्रतीक चिन्ह और डॉक्टर तनुजा पदारथ बिहारी जी का अभिनंदन करेंगे डॉक्टर पुष्पा सवाल। आप मॉरिशस से ही बहुत बहुत धन्यवाद।